सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, 43 रोज़ हो गए हैं और मकबूजा कश्मीर में अभी भी कर्फ्यू नाफिज है और अब इसी तमाम तर सूरत हाल पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी बोल पड़ी है। बड़ा फैसला दे दिया जी भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने और वहाँ के चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि वहाँ पर जो कर्फ्यू है फौरी तौर पर भारतीय हुकूमत हटाए और उन्होंने ये भी कहा कि कर्फ्यू हटाकर हालात को नॉर्मल किया जाए। वो ये भी कहते हैं कि अगर आवाम को हाई कोर्ट तक रसाई नहीं है तो मैं खुद श्रीनगर का दौरा करूंगा और उन्होंने ये कहा कि गुलाम नबी आज़ाद को जाने की इजाज़त दी जाए और उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को ये कहा कि आप आकर हालात अदालत को बताएं, ये भी बताएं कि वहाँ पर अभी क्या मामलात चल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वादी में लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने का हक़ दिया जाए, ये हक़ उनसे क्यों छीना जा रहा है और उन्होंने तशवीश का भी इजहार किया। दूसरी जानिब ज़ाहिर वज़ीर ख़ारजा का भी बयान इस पर सामने आया, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान हर मुहाज पर मसला कश्मीर का जो मामला है उसको उठाता रहेगा। अब सवाल ये है कि अगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि वहाँ के हालात नॉर्मल किए जाएं, कर्फ्यू उठाया जाए, तो क्या नरेंद्र मोदी, क्या फिर भारतीय हुकूमत अपनी ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेगी या नहीं? इस तमाम सूरत हाल पर हम बहस करेंगे। कराची स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं दफाई तजियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जब ये फैसला सुना और आपके सामने जब ये खबर आई तो आपके जहन में क्या आया, आपका क्या मौक़िफ़ है? जो सवाल मैं उठा रही हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी भारतीय हुकूमत अपने ही अदालत के फैसले को मानेगी या नहीं? देखें, एक तो पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 6 हफ्ते से खामोश क्यों बैठा हुआ था। अब अगर उन्होंने डिसीजन दिया है तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हालात को नॉर्मल नहीं करें और गुलाम नबी आज़ाद को विज़िट करने दें। 4 डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट हैं, श्रीनगर, बालामोला, थी अनंतनाग है और एक और विज़िट है जी। चाहे लोगों से मिले और आके हमें बताएं। इसका मतलब ये है कि कश्मीर के हालात नॉर्मल नहीं हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, सबको ये कहते हैं कि हालात ठीक हैं, नॉर्मल हैं, कोई नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो आज जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू था वही इंडियन सुप्रीम कोर्ट का है और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफाई और सर्टिफाई किया कि सुप्रीम कोर्ट में हालात ठीक नहीं है, सब खराब है, इसको नॉर्मलाइज करें और वहाँ विजिट प्लान किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा जब जनरल असम्बली में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में जाएंगे तो बताएंगे सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है, इंडिया की स्टेटमेंट ये है, पाकिस्तान का पॉइंट ये है। तो एक तो ये बड़ी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी इससे। सेकेंड, ये अगर ये देखना है ये जो नरेंद्र मोदी है और जिस किस्म का ये इंसान है, क्या ये सुप्रीम के ऑर्डर को मानेगा या उनकी भी तजिया? आपको क्या लगता है, आपका तजिया क्या कहता है, क्या मानेगा नरेंद्र मोदी? मुझे तो ये शक पड़ता है कि ये उनकी बात भी नहीं मानेगा, ये दोबारा रिव्यू में जाएंगे। अच्छा, ये दोबारा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू कर देंगे, इसको दोबारा रिव्यू किया जाए और उसके भी 2-3 हफ्ते और वेस्ट कर देंगे, फिर देखेंगे इसका क्या बनता है। अच्छा, जाहिर है भारतीय मीडिया भी अपनी तरफ से जो प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि चीज़ें कुछ नॉर्मल हमें नज़र आती हैं। भारतीय मीडिया भी अब हुकूमत तनकीद भी कर रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जी जो कांग्रेस रहनुमा हैं उनको इजाज़त दी जाए कि वो जाएं। और ना सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि भारत खुद तस्लीम करता है कि जी हमने की हैं 2500 गिरफ्तारियाँ हमने की हैं, जिनमें हुर्रियत रहनुमा शामिल हैं, जिनमें आम कश्मीरी नौजवान शामिल हैं। फिर ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट है कि पैलेट गन से निशाना बनाया गया। BBC रिपोर्ट कर रहा है कि एक शख्स इसरार जिसको मारा गया उसको किसी पत्थर से नहीं चोट लगी बल्कि पैलेट गन का निशाना बनाया गया। ये सारी रिपोर्ट्स और ख़ुद भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिर भारतीय मीडिया, ये कितनी चीज़ें, ये एविडेंस कितने मजबूत होंगे जब 27 सितंबर को वज़ीर आज़म जाएंगे और जाके क़ौमी मुत्तहिदा जनरल असम्बली में खिताब करेंगे। हारिस साहब, देखें, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विजिट है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की और आई एम श्योर कि वो प्रॉपर डोजर बना के अपनी रिपोर्ट बना के लेके जाएंगे ताकि वो बता सकें कि किस तरीके से इंडिया ने गासबाना कब्जा किया है, वहाँ के हालात क्या हैं, कैसे पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे यंग लड़कों को वहाँ से अरेस्ट करके इंडिया के दूर दूर इलाकों में लेके जाया जा रहा है ताकि वहाँ पर ये जवान बच्चे रहे नहीं जो बाद में जब कर्फ्यू लिफ्ट हो तो वो एहतजाज कर सकें, तहरीक आज़ादी के लिए खड़े हो सकें। एक तो उनका ये भी डिज़ाइन है। फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये भी वहाँ कोर्ट किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हालात नॉर्मलाइज करें और वहाँ पर जाने की इजाज़त दीजिए। इसका मतलब है बाहर से वहाँ कोई नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ने दिए हैं तो अब वहाँ जाएंगे।
ये भी एक होता है कि नॉर्मल हालात नहीं है। तो इंडिया की हर जगह पर झूठ और उनका काला मुंह हो रहा है, और अब उनका मीडिया भी इसीलिए कहने लग गया कि वो झूठ बोल बोल के मीडिया खुद तम्बैरस हो गया। उनका दुनिया के मीडिया हाउसेज ने उनको कहा कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं। फिर ह्यूमन राइट वॉच का आपने देख लिया, फिर उसके बाद ह्यूमन राइट काउंसिल ने जो जाके की है, जिसमें शामिल कुरैशी गए थे 58 में, उन्होंने उसको एंडोर्स किया कि आप ये हालात ठीक करें। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को बहुत ही ज़्यादा बैकफुट पे ले गई हैं। इंडिया के लिए वहाँ पर जनरल असेंबली में बात करने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई उनके पास सबूत नहीं है। और पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से बयान करेगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड देन ही स्पीक्स विद लॉट ऑफ लॉजिक एंड कन्विक्शन। और दुनिया इस चीज़ को देखती है, और दुनिया को पता भी चल गया है, चाहे BBC की रिपोर्ट ले लें, ह्यूमन वॉच की ले लें, या ह्यूमन राइट्स काउंसिल की रिपोर्ट लें, सब ने दुनिया ने ये बातें की है। उनके अमेरिकन पेपर्स लिख लें, उसके बाद यूरोपीय पेपर, पूरी दुनिया बोल तो रही है आरिफ साहब, लेकिन अब बात है अमल करने की। सिर्फ बात करने से, बोलने से, मामला उठाने से बात बनेगी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं आयतुल्लाह दुरानी साहब, हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, आपने वक्त निकाला और शो में आए। सर, हम बात कर रहे हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला दिया है, और खुद वहाँ के चीफ जस्टिस ये फैसला देते हुए हुक्म देते हैं कि कश्मीर के हालात नॉर्मल किए जाएँ, वहाँ का कर्फ्यू उठाया जाए। लेकिन सवाल मैं यहाँ पर ये उठा रही हूँ, क्या भारतीय हुकूमत नरेंद्र मोदी अपनी ही अदालत का फैसला मानेंगे, आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखें, उन हिदायत को मोदी सरकार को मानना ही पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और चीफ जस्टिस साहब जो हिंदुस्तान के हैं, वो एक ऐसे इलाके में जहाँ पर जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसका दौरा करेंगे, और उनको मानना तो पड़ेगा हर हाल में। अगर वो अपने हुकूमत में रेट ऑफ गवर्नमेंट अपना कायम करना चाहते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहाँ गई हिंदुस्तान की? तो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो अपने आप को एक जमहूरी अंदाज में पेश कर देता है पूरी दुनिया के सामने, अगर उसकी बात को कोई तस्लीम ही नहीं न करे तो फिर जो निहत्ते कश्मीरी हैं वो किसके दरवाजे पर जाएंगे? जाहिर है कि वो उनके पास दूसरा रास्ता ये होगा कि यूएन में चले जाएं, जो यूएन में ऑलरेडी चले गए हैं। तो वहाँ सलामती कौन सा? यूएन में इंशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी और पूरी दुनिया की नुमाइंदगी करने के लिए जो अक़वाम मौजूद हैं, हाँ, वो सुनेंगे जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उनको एड्रेस करेगा और कश्मीर के मुद्दा को लेकर के चलेगा। तो उम्मीद है कि मोदी वहाँ पर अपनी सरकार को डिफेंड नहीं कर सकेगा क्योंकि ज़्यादतियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और ये जमहूरी मुमलिकत के नाते से उस पर सवालात उठ रहे हैं। जो क्वेश्चन मार्क हो रहा है उसकी जमहूरियत, तो वो तो जमहूरी जिंदगी तो नहीं हुई वहाँ पर, तो एक डिक्टेटर की। लेकिन यूएन में आवाज़ उठाई तो जा रही है और ज़ाहिर मामला लेकर भी जाएंगे और वज़ीर आज़म भी खिताब करेंगे। लेकिन दुरानी साहब, अपोजिशन के रहनुमा होते हुए आप समझते हैं कि यूएन पास जिस तरह से मामला पाकिस्तान लेके गया है, और क्या यूएन की करारदादों के मुताबिक फैसला करने को यूएन को पाबंद बनाया जा सकता है? क्या हुकूमत अब इस स्टेज पर चली गई है? एक चीज़ अपने जहन में रखें कि पाकिस्तान का कश्मीर के मुतालिक एक लफ्ज़ शहरग आता है जी। शहरग से मुराद पाकिस्तान का क्या है? वो ये है कि अगर हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जी, तो जो कि बुनियादी तौर पर वहाँ से पानी की जंग है, मुस्तकबिल में पूरी दुनिया में मुस्तकबिल में पानी का जंग होगा, और पाकिस्तान पानी के जंग में जो पानी का उसका जो है जो कश्मीर से आ रहा है उसमें रुकावट के लिए कहीं किसी भी हद तक जा सकता है, हत्ता कि वो अपना एटम बम भी उसी के लिए इस्तेमाल करेगा। क्योंकि कश्मीर में जो पानी का बहाव है, अगर ये हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर कश्मीर दिया जाएगा तो पाकिस्तान को एक खुश्क बंजर ज़मीन करार दिया जाएगा। लिहाजा वो टनल्स के ज़रिए से उस पानी को जब हिंदुस्तान की तरफ डाइवर्ट करेगा, उसके लिए किसी सूरत में भी पाकिस्तान का कोई भी कौम, कोई भी ज़मीन पर रहने वाला पाकिस्तान का, चाहे वो बलूचिस्तान हो, वो सिंध हो, वो KPK हो, वो पंजाब हो, वो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता और ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी सरजमीन का एक एक इंच भी उस पानी के लिए किसी भी सूरत में, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, पाकिस्तान अकेले में भी लड़ करके, और अगर उसको तमाम ऑप्शंस जो एटमी टेक्नोलॉजी के हैं अगर इस्तेमाल करने पड़े तो करेंगे, कर देगा। इसलिए कि अब हम किसी और बात नहीं कर रहे हैं, अब हम सीधे डायरेक्ट जिस मूव को चलाना चाहते हैं या जो चलना चाहिए वो ये है कि कश्मीर की वजह से पाकिस्तान का पानी
क्योंकि हिंदुस्तान ने कई जगहों पर हमारे साथ पानी का जो तरीक़ेकार निकाला, जिसमें से पहले भी कई दफ़ा ड्राउट हो गया इधर और पानी को रोका उन्होंने, तो उस पानी की जंग और पाकिस्तान की शहरत का जो खून का, यानी आप ये कह रहे हैं कि अब इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। अब ये साइंटिफिक आ गया ना। 72 साल पहले इस मसले को मुद्दा को हल कर लेते, शायद वो इस जंग के या ऐसी पोजीशन पर न जाते। अब बिल्कुल एक साइंटिफिक पोजीशन पर आकर के खड़ा हो गया है कि वो पानी की तकसीम का डिले टैक्टिस जो सलामती कौंसिल में हुआ है उसका नाजायज़ इस्तेमाल या फ़ायदा हिंदुस्तान ने फिल वक्ती तो लिया, लेकिन आगे जाकर के एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा रहा है। इसको हिंदुस्तान के बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को या हमें सुनने वाले जितने भी हैं वो सोचें, ये एक सियासी जंग नहीं है, ये सियासी जंग है ही नहीं, अभी सियासी जंग नहीं है, अब ये एक ऐसी साइंटिफिक जंग है कि आप हमारे पानी को पॉइंट है जा रहे हो तो हम उसमें फिर फौजी जंग होगी और मुसलसल फौजी जंग होगी, जो कि फौजी जंग हक है, हम अपने खतरे के लिए कर सकते हैं उसको। ठीक है, पॉइंट टेकन। एक और खबर है जो कि आज की अहम खबर है, शाहिद खान अब्बासी को भी आज पेरोल पर रिहा किया गया और अपने ताया के जनाजे में शिरकत के हवाले से उनको पेरोल पर रिहा किया गया। अफजल जावेद से मजीद जानते हैं। अफजल, कुछ देर पहले ही खबर दी थी कि मरी उनको रवाना कर दिया गया है और वो पेरोल पर रिहा हुए हैं, क्या खबर है आपके पास? देखें सुमैया, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी जिनके ताया का आज इंतकाल हो गया था, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जो उनकी हमशीरा थी सेनेटर सादिया अब्बासी, उन्होंने आज इस्लामाबाद की खिताब अदालत रुजू किया था। अदालत सजा की थी कि शाहिद खान अब्बासी को सिर्फ नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए इजाजत दी जाए, जिस पर खिताब अदालत के जज ने नैब के प्रोसिक्यूटर को बुलाया था, उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने मुखालफत की थी कि अदालत के जो है ऑर्डर भी नहीं आता, क्योंकि वो नैब की कस्बी में, तो नैब ने फैसला करना है कि उसे जाने की जरूरत दी जाए या नहीं दी जाए। लेकिन के जज ने यह हुक्मनामा जारी किया कि डीजी नैब रावलपिंडी अगर मुनासिब समझते हैं और मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करते हैं तो शाहिद खान अब्बासी को जो है इजाजत दी जाए, जिस पर डीजी नैब रावलपिंडी ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए और शाहिद खान अब्बासी जो इस वक्त मरी में मौजूद हैं, अपने ताया की नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं और नैब की भी टीम उनके साथ ही मौजूद है। जैसे ही नमाज जनाजा अदा करेंगे तो वापस नैब रावलपिंडी में उनको लाया जाएगा और नैब रावलपिंडी की लॉकअप में दोबारा बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ जनाजे में शिरकत के लिए उनकी रिहाई हुई थी। अफजल जावेद, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आगाह कर रहे थे। अच्छा, इसी खबर से मुताल्लिक हारिस साहब, LNG केस है जिसमें ज़ाहिर सज़ा हुई है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खान अब्बासी को, लेकिन इसी केस में जिस तरह हम पहले ही बात कर चुके कि हुसैन दाऊद का नाम तक नहीं आया और वो ज़ाहिर रज़ाक दाऊद के कज़न हैं, तो इसलिए क्या ये वजह है कि हुकूमत इस तरफ निशानदही कर ही नहीं रही है, इस तरफ कोई हाथ नहीं डाल रही है, मजबूरी हुकूमत की कोई? देखिए, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि चाहे आप गवर्नमेंट में हो, कोई भी हो, जो अकाउंटेबिलिटी है वो अक्रॉस द बोर्ड ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर हुसैन दाऊद का नाम है तो देयर इज़ नो रीज़न, चाहे रज़ाक साहब के भाई हों या रिलेटिव क्लोज हों, ही हैज़ टू बी टेकन फॉर अकाउंट ऑफ इट और उनको बिल्कुल बुलाना चाहिए, सही इंक्वायरी में शामिल करना चाहिए, सही, और अगर वो कसूरवार हैं तो उनको कानून के मुताबिक सज़ा भी देनी चाहिए। इट्स वेरी अनफेयर, और यही नैब का कानून भी है कि सबको अक्रॉस द बोर्ड, जब हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में ये बात करते हैं कि जी हम अक्रॉस द बोर्ड बात करते हैं, तो फिर चाहे वो हुकूमत के चाहे मिनिस्टर हैं, उनके रिलेटिव हैं, कोई भी हो, उनको बुलाना चाहिए था और किसी को मौका नहीं देना चाहिए कि नॉट ओनली कि आप हुकूमत की उंगली उठाए, नैब की अपनी ऊपर भी कोई उंगली उठा सके। इस चीज़ को ठीक करना चाहिए। दुरानी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, ज़रूरतमंदों की वो ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं तो फिर वो क्यों उनको अंदर करें? जब तक ज़रूरतमंद कमज़ोर तबकात के लोग होते हैं, ज़ाहरी तौर पर बहुत ताकतवर नज़र आते हैं, लेकिन जब कानून और आईन पाकिस्तान ज़रूरतमंदों के हाथ आ जाए तो उसका इसी तरह इस्तेमाल होता है जैसे अभी हो रहा है। सही, ठीक है, पॉइंट टेकन। और ज़ाहिर है अब जरा हम लॉकडाउन पर ही बात करनी है नाजरीन। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो बड़े मुतारिक हैं और इस हवाले से मुलाकात भी उन्होंने शहबाज शरीफ से की और उस मुलाकात मियाँ शहबाज शरीफ पहुँचे कोट लखपत जेल और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की और अपनी होने वाली मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के हवाले से उनको आगाह भी किया। तो उस मुलाकात में क्या लॉकडाउन के हवाले से कोई मुशावरत हुई या नहीं? अब्बास नकवी से जान लेते हैं। अब्बास, मुझे ये बताइएगा, इस मुलाकात में क्या मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से कोई हिदायत दी गई है कि नून लीग क्या मौक़िफ़ इख्तियार करे लॉकडाउन में शिरकत करने के लिए? जी बिल्कुल, जैसा कि मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल जो है कोट लखपत जेल पहुंचे थे। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे ये मुलाकात जारी रही और इस मुलाकात के अंदर जो मियां शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता रोज मुलाकात हुई थी मौलाना फजलुर रहमान से, उस हवाले से गुफ्तगू शुरू की गई, जबकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है
उसके हवाले से भी मामला ज़ेरे गौर आए। अहम बात यह है कि गुज़िश्ता रोज जो मुलाकात की गई थी, शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी, उसके लिए भी मियां नवाज शरीफ ने उनको कहा था, और जो अक्टूबर में मियां फजल रहमान इस्लामाबाद का लॉकडाउन करने जा रहे हैं, उसमें नून लीग जो है उनके साथ मुताबिक हो गई है और इस हवाले से मजीद मामला ज़ेरे गौर किए जा रहे हैं। और मेन बात यह भी है कि 30 सितंबर को TC की मीटिंग है नून लीग की, जिसमें मौलाना फजल रहमान का एक नुमाइंदा भी शिरकत करेगा और मामला को मजीद बेहतर किया जाएगा। तो आज की मुलाकात बहुत ज्यादा अहम तस्वुर की जा रही है और कोई बड़ी अपडेट जो है वो भी मुस्तकबिल में सामने आ सकती है। जी ठीक है अब्बास, बहुत शुक्रिया, हमें आगाह कर रहे थे। सारे नाजरीन, लॉकडाउन के बारे से हमें बात भी करनी है और पूछना भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है, नून लीग का मौक़िफ़ भी इस पर लेंगे जनाब। तो ज़ाहिर है हम इस खबर पर बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले बड़ा अहम मामला है, ज़ाहिर बड़ी सियासी जमातें हैं, बड़े स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान के, कश्मीर के मामला चल रहे हैं एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF अगर लॉकडाउन का मनसूबा करती हैं तो वो लॉकडाउन का मनसूबा किस बुनियाद पर किया जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या इसमें शरीक होने का इरादा कर चुकी है या नहीं? ज़रा दुरानी साहब से पहले पूछ लेते हैं, फिर मज़ीद भी बात करेंगे। दुरानी साहब, पीपल्स पार्टी ने एक प्रोग्राम अपना तरतीब दे दिया है, ये फैसला कर लिया गया है बिलावल साहब की जानिब से कि शिरकत होगी लॉकडाउन में? देखिए, हालात और वाक़यात इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट के एक वज़ीर की तरफ से सिंध गवर्नमेंट के मुतल्लिक एक राय कायम की गई है 149 के हवाले से। तो सबसे पहले हमारा तो एड्रेस ये होगा कि अंदरून खाना एक ऐसा मसला कि जो कि पॉलिटिकल इश्यूज़ नहीं थे, पॉलिटिकल इशू को टेक्निकल इशू बना करके और पॉलिटिकल इशू बना करके दोनों को आज फेडरल गवर्नमेंट ने सूबाई हुकूमतों को अपने फेडरल मिनिस्टर के थ्रू समझ लो कि नॉर्मल तरीक़ेकार के साथ जो मुल्क चल रहा था, उसकी सियासत चल रही थी, उसको उन्होंने चेक पे रखा। मसलन कैसे कि अगर पीपल्स पार्टी और सिंध की तमाम कौमियतें, तमाम लोग कराची के मुतालिक एक राय कायम कर रहे थे और कराची वाले सिंध के मुतालिक एक राय कायम कर लेते हैं, तो बजाय इसके कि आप इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक एक राय कायम कर लो, तो अब पाकिस्तान में के अंदर राय कायम होना शुरू हो गया। लेकिन नुक्ता क्या है, लॉकडाउन का बुनियादी एजेंडा क्या है? इसकी वजह दो रास्ते हैं ना। अच्छा, एक ये है कि जो इंतखाबात हो गए थे वो कंडीशनल तरीक़ेकार के साथ सिलेक्टेड हुकूमत के सिलेक्टेड लोगों के खातिर जो सिलेक्शन कमेटियाँ बन करके आए हुए थे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने किया था, उसको वक्त दिया गया। अच्छा। लेकिन चूंकि वक्त देने के बाद महसूस हुआ और लोगों को एक एक आदमी को, एक एक फ़र्द को महसूस हुआ कि नालायकी और इंतहा को पहुंची और पाकिस्तान के बुनियादी असास जिसमें से गुर्बत और इसको एड्रेस होना था उसको उन्होंने एड्रेस नहीं किया। महंगाई हो गई, जो तो मुआशी नाकामियों पर होगा, सिर्फ माशी नाकामियाँ नहीं है। अच्छा। उन झूठ पर मबनी जो कि इमरान खान साहब से तवक्को भी नहीं था कि वो लफ्ज़ झूठ को और मुनाफिकत के लफ्ज़ को यू टर्न के सहारे पर अपने आप को बचाएगा, ये बहुत बड़ी एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, हम इसको मुनाफिक कहते हैं कि जब वो यू टर्न का नाम ले लेता है। कहीं भी आप इसको दुनिया में किसी भी फ़लसफ़े में नहीं कह सकते हो मैं आपके साथ सामने सामने झूठ बोलूँ और फिर मुकर जाऊँ तो आप मुझे क्या करें? तो आप यू टर्न पे करेंगे और मुआशी नाकामियों पे करेंगे? सिर्फ नहीं, सिर्फ मुआशी नाकामी हो गई, वज़ारत ख़ारजा की नाकामी हो गई, इवन इस वक्त जो अखलाकी अक़दार जो थे पाकिस्तान की सियासत के वो डैमेज हो गए। और MQM ने जो पत्ता खेला, MQM को तो पत्ता खेलना आता है, उन्होंने बड़े आराम के साथ उसको इमरान खान की पार्टी को, तहरीक इंसाफ को, पीपल्स पार्टी को और मरकज़ और सूबे को टकराव की तरफ ले करके आ गए। अब MQM ने तो अपना कार्ड खेला, वो कार्ड खेलना जानते हैं, वो बच्चे भी अच्छे हैं, वो बड़े नेक और मुलायम बच्चे हैं, बड़े अदब के। सर ये वही लोग हैं जो आपके साथ भी हुकूमत कर चुके हैं। हमारे साथ भी है, तो हम तो गुजर चुके हैं ना। उन्होंने कार्ड खेला, चलें, अब वो सियासी कार्ड MQM का हक था, पॉइंट एक है, वो डिफेंसिव कर चुका है। ठीक है, अगर सिंध तहरीक चला करके पीपल्स पार्टी के नाम से या सिंध के नाम से चलेगा, देखिए फिर ये नुकसान होगा इसमें। चलें ठीक है, यानी कि ये नामंजूर है। मैं जरा मौक़िफ़ ले लूँ, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। आरिफ साहब आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए बात ये है कि मौलाना फजल रहमान को एक तो शर्म आनी चाहिए, सही, कि आप कश्मीर कमेटी के इतना अर्सा 7 दफ़ा चेयरमैन रहे हैं। अगर आपने आज ये मार्च करनी थी तो आप मार्च करते ना कश्मीर के लिए, बिल्कुल, और जाते यहाँ से मुजफ्फराबाद जाते अपने सब लोगों को लेके और बताते, इजहार यकजहती करते कश्मीरी अवाम के साथ
फिर आप उसके बाद सबको खा रहे हैं पार्टियों के लिए। पार्टियों को भी चाहिए इस वक्त अगर शो करने ये जो बड़े इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं, जब 27 सितंबर आ रहा है, प्राइम से जाना है, बिल्कुल सारी पार्टियां मिल के कश्मीर के लिए मार्च करती हैं और मैं जाती हूँ मुजफ्फराबाद। आई वुड से देव डन अ गुड जॉब। और उसके बाद जब वापस आते हैं, हालात देखें, उसके बाद करें। इन एनवायरनमेंट में मेरे ख्याल में किसी हालत में भी ऐसी लॉ एंड सिचुएशन नहीं करनी चाहिए और गवर्नमेंट को फोकस करने देना चाहिए कश्मीर पर। पॉइंट टेकन। अब तक तो वज़ीर आज़म साहब ने किसी तरह की आल पार्टीज़ को कॉन्फ्रेंस बुला लेता, तमाम लीडरशिप को एतमाद में लेता, तमाम लीडरशिप को पार्लियामेंट, यानी कि ये फुकदान, सर मैं ब्रेक ले लूँ मैं आपसे, यानी कि वज़ीर आज़म ने भी कोई मुशावरत नहीं की अपोजिशन से, उनको लूप में नहीं लिया, इसलिए अपोजिशन भी अब कोई नहीं चाह रही है। पॉइंट टेकन। मजीद भी आगे बात करेंगे। IM का वफ्द पहुंचा है, मामूलात की एक रूटीन की एक कार्रवाई है, रूटीन का एक ये दौरा है, या फिर इसके पीछे भी कुछ हक़ाइक़ छुपे हैं, इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी जनाब, तो अब ज़ाहिर है हमें अपनी दीगर खबरों की जानिब भी आना है। IMF, जिसका मैंने जिक्र किया था कि IMF का जो वफ्द है वो पहुंच गया है पाकिस्तान। ये मामूल की दौरा है या फिर इसके पीछे कोई आदाब भी हैं IMF के वफ्द के? क्या होगा कि कोई तजावीज़ भी पाकिस्तान को मुआशी दी जाएंगी? गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ है। मुर्तज़ा, ये वफ्द जो है वो एक नॉर्मल दौरे पर आया है, मामूल के दौरे पर आया है, कुछ आदाब भी हैं IMF के वफ्द के? जी, सबसे पहले तो ये है कि जब हमने IMF का पैकेज लिया था तो उस वक्त ही उन्होंने बताया था कि आपकी मईशत के जो इंडिकेटर्स हैं उनको सरमाही बुनियादों पे IMF का वक्त जो है वो आया करेगा और रिव्यू करेगा। इससे मेरी मुराद इस तरह से है कि हमारा जो बजट खसारा है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, उसके साथ साथ हमारे जो महसूलात हैं और उसके बाद हमारी जो तकसीम कार कंपनियों की निजीकारी के हवाले से वादे हैं या सुपर कंपनियों के हवाले से वादे हैं, बिजली सुई गैस महंगी करने के हवाले से वादे थे, उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो एक गवर्नेंस का पूरा मॉडल उनकी जानिब से दिया गया था, उसका रिव्यू समाही बुनियादों पे IMF जो है वो कर रहा है। और इसीलिए आज उनका वक्त आया है क्योंकि पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी इशारे हैं उनमें कुछ बेहतरी नहीं आई है गुज़श्ता 3-4 माह में, और बहुत से इक़्तिसादी इशारे जो हैं वो डाउनवर्ड ट्रेंड है उनका। ठीक है, इसकी वजह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो इतने नहीं है कि पाकिस्तान इस साल में जो अपने कर्जे हैं उनको चुका सके या अपनी जो इंटरनल डेट्स हैं या हमारी जो ज़रूरियात हैं करंट अकाउंट डेफिसिट को पूरा करने के लिए, बजट खसारे को पूरा करने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए हमारे पास जो सूरत हाल है वो इस तरह से बहुत अच्छी नहीं है। तो इस वजह से वो आ रहे हैं और आने से पहले हमने जो इक़दाम हैं वो पहले से हमने तजवीज़ कर दिए हैं। जिस तरह से ये इक़दाम हैं, इन इक़दाम में से मैं आपको बताऊं कि हमने तकसीम कार कंपनियां जो बिजली की हैं उनकी निजकारी नहीं करनी थी, लेकिन अब हमने डाल दी है। अब स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं उनकी निजकारी का भी अमल हमने शुरू कर दिया है। 20 कंपनीज के इश्तेहार दिए जा चुके हैं। तो ये सारी ऐसी सूरत हाल है, हम पहले से ही इकदाम कर रहे हैं। तो फिर मुतमईन करना कितना आसान होगा IMF के वक्त को, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आपका, हमें आगाह भी कर रहे थे। हर साहब, ज़ाहिर है ये सब कुछ तो होना है, अभी एक रिव्यू भी होना है जो प्लान दे के गई थी IMF और उस पर चल भी रही है हुकूमत। आपको ये लगता है कि IMF के वक्त को मुतमईन करना क्या इतना आसान होगा कि हमारी मुआशी टीम मुतमईन कर देगी कि जी आपके मुकर्रर करदा अहदाफ पूरे किए जा रहे हैं? देखें, जब IMF वाले आए थे उन्होंने कुछ अपनी कंडीशन दी थी और वो पाकिस्तान ने कहा था कि हम पूरी करेंगे, इसी वजह से ये लोन भी सैंक्शन हुआ था। फिर उसके बाद प्रोडक्ट रिव्यू करते रहते हैं। जब अभी 3 महीने की रिपोर्ट गई है उसमें रेवेन्यू का शॉर्टफॉल था, उस शॉर्टफॉल को देखते हुए मेरे ख्याल में वो इमीडिएटली टीम आई है और यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया होगा कि हमने कितना जो है ट्रेड डेफिसिट कितना कम किया है। पहले एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, बहुत कम थी, इम्पोर्ट ज़्यादा थी, अब इसके बजाय इम्पोर्ट बहुत कम कर दी है, एक्सपोर्ट बढ़ गई है, उसमें ट्रेड डेफिसिट हो गया है। फिर हमने पूरा लोन भी काफ़ी ज़्यादा उतार दिया है और हदाफ किए में हमने काफ़ी ज़्यादा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चेंजेस किए हैं। तो आई एम श्योर कि ये उसको IMF वर्ल्ड को कन्विंस कर लेंगे कि अगले 3 महीने में अब देखेंगे कि काफ़ी हालात बेहतर होंगे और रिकवरी भी बेहतर होगी, शॉर्टफॉल भी कम हो जाएगा और इंपोर्ट हमने पहले ही कम की हुई हैं। तो ओवरऑल और ख़ास तौर पर FATF की वजह से भी आपने देखा कि ये टीम अभी गई हुई थी, वहाँ जाके काफ़ी डिटेल डिस्कशन भी हुई है।
इट्स अ फॉलो अप। तो आई एम श्योर कि इस दफ़ा ये इनको कन्विंस करने में कामयाब होंगे। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान कन्विंस कर लेगा, अपने हदाफ पूरे कर लेगा? ठीक है। अच्छा साहब, आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान अभी जिस डगर पे चल रहा है, आपने तो खैर यही कहा, ज़ाहिर हुकूमत पर तनकीद भी करती है अपोजिशन कि वो मुआशी नाकामी है हुकूमत की, ये अहदाफ कंप्लीट नहीं कर सकी, लेकिन जब आप लोग ये कहते हैं तो फिर IMF के मिशन को किस तरीके से मुतमईन करेगी हुकूमत? नहीं, तो कुछ चीज़ों में हकीकत पसंदी से काम लिया जाना चाहिए, कौमों के मिजाज को भी देखना चाहिए और उसके हालात को भी। IMF अगर सपोर्टिंग पोजीशन पर हो तो वो हमारे कर्ज़े को अपने ड्यू टाइम पर, राइट टाइम पर एक तो दे किस्तों को। दूसरी बात, जो हमारी बड़ी कमिटमेंट थी अमेरिकन के साथ, जो एक जंग हुई अफ़गानिस्तान की, वो पैसे जब हमें सेटबैक वहाँ से शुरू हुआ मुल्क का। दूसरी तरफ ये है कि इस वक्त मुल्क के हालात और वाक़यात को चार तरफ से देखें तो चारों तरफ से एक जंगी कैफियत है। उस जंगी कैफियत की वजह सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकन मफादात हैं या अक़वाम मुत्तहिदा की ख्वाहिशात हैं, तो जिसको पाकिस्तान मीट करते 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 इस हद तक आ चुका है कि एक आम पाकिस्तानी की जो ज़िंदगी है वो उस अंदाज में नहीं है जो किसी यूरोपियन की होगी या किसी और कौम की होगी। हम तो जंगी हालत में गुज़श्ता 40 साल से वैसे भी अमेरिकन के शौक़ को पूरा कर रहे हैं। कश्मीर के मसले पर भी हमारा टेंस है, जो हमारे अखराजात बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ से आपने देखा कि जो ईरान का बॉर्डर है वो भी एलर्जी एरिया है, समंदर भी इंगेज हो चुका है, क्योंकि कल परसों में जो वाक़या हुआ है कल से, तो वो भी हर शख्स चाहता है, हर कौम चाहता है कि मैं अपने डिफेंस को भी ठीक कर सकूँ, ठीक है, मेरी ज़रूरत भी है। और अफ़गानिस्तान के हालात को मामूल पर न ला करके अमेरिका ने फिर हमारे को बोझ में डाला हुआ है। तो ये तीनों चार चीज़ें जो है ना, उनके बाद जो एक टीम IMF ने अपने पसंद का पाकिस्तान में फ़िक्स किया हुआ है, वो सियासत में पाकिस्तान के बहुत ताकतवर तरीक़ेकार के साथ जा कर के बैठा हुआ है। अब वो जब आता है हर चीज़ को अपनी फरमाइश पर, इक़्तिसादी मामलात अपने फरमाइश पर, वहाँ पर ज़ाहिर 1-2 साल के मामला तो नहीं है दुरानी साहब, ये तो पीछे से हैं, बहुत पीछे से हैं। हर हुकूमत में ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें सेट की गई हैं कि हम निकल नहीं सकते। हर हुकूमत की बात नहीं है ये। पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक पोजीशन पर अमेरिकन ने शुरू दिन से अपनी एक नज़र जमा करके उससे काम लेना शुरू। लेकिन हमारी भी तो कमजोरी है ना कि हम निकल नहीं पाए, हमने कभी अपने मुआशी अहदाफ इस तरह सेट ही नहीं किए। जिसने भी कहा कि मैं इससे निकलना चाहता हूँ, शाम को उस बंदे की जो ना पोजीशन फारग हो गई है। हमने देख लिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोशिश की, ठीक है, हो गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने आखिरी स्पीच में आने से पहले, जब शहादत से पहले जब उन्होंने स्पीच की वहाँ पर ऑक्सफोर्ड में, नतीजा भी आपके सामने आ गया। ठीक है, आप कोशिश, जैसे आसिफ जरदारी साहब ने IMF वर्ल्ड बैंक से मजीद किस्तें वो कर्जा लेने से इनकार किया, आपने फिर देख लिया यहाँ तो सरनगून, यहाँ पर यही है। आप ये कहते हैं कि ये है ही निज़ाम ऐसा, शायद इसको तब्दील करना इतना नहीं है। बहुत शुक्रिया आयतुल्लाह दुरानी साहब आपका भी, हारिस नवाज साहब आपका भी, आप दोनों हज़रात का प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।